हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैट्रिक कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता ही है क्या हम लोगों का ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इकाई 5, जो हमारा आज का चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन के बारे में। मुख्य बेस्ड यह चैप्टर है और बिहार के कृषि एवं वन संसाधन के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और नए बच्चे जो हमारे चैनल पर हैं तो उसको हम बता दें कि यह चैनल 2022 वाले मैट्रिक एग्ज़ाम जितने भी छात्र छात्राएँ देंगे उनके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि इसमें मैट्रिक की हर एक सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में कराई जाएगी। और हमारा ज्योग्राफी का क्लास 8 क्लास दिया जा चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और तब आप लोगों को अच्छी तरीके से हमारा वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ अलग ही तरीका है जो कि हम अगले लेक्चर में बात कर चुके हैं। इसलिए हम इस लेक्चर में उसको डिस्कशन ना करना चाहेंगे और हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है कृषि एवं वन संसाधन से, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसर्च से। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार एक कैसा राज्य है? तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो कई बार पूछ दिया जाता है बिहार कौन सा राज्य कैसा राज्य है? तो बिहार कृषि प्रधान राज्य है। इस बार भी पूछा गया था बिहार कैसा राज्य है, तो उसमें व्यापार और कृषि और 2 ऑप्शन और कुछ दिया गया था, तो हम लोग उसमें आंसर हम लोगों का कृषि होता। और यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। 1990-91 में यहाँ 48.88% पर भूमि पर कृषि की जाती थी और 2005-06 में बढ़कर 59.37% हो गया। और यहाँ जो दिया गया है, यहाँ 4 फसलें भदई, अगहनी, रबी और गर्मा लगाई जाती है। तो बिहार में कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है? तो भदई, अगहनी, रबी और गर्मा लगाई जाती है। तो अभी तक में जो पूछा गया सवाल है रबी से पूछा गया है। तो भदई की बात करें तो भदई के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो इसकी शुरुआत मई जून से होती है और अगस्त सितंबर में कटाई कर ली जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका बोने का काम जो होता है मई जून में होता है और अगस्त सितंबर इसकी कटाई हो जाती है। भदई धान में भदई धान, ज्वार, बाजरा और मकई के अतिरिक्त जूट और सब्जी खेती के लिए समय की है। और अगहनी विंटर, यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आधी से अधिक कृषिगत भूमि पर अगहनी फसल लगाई जाती है। यह फसल मध्य जून से अगस्त तक लगाई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, गन्ना इस फसल के मुख्य पैदावार है। इनमें अरहर और गन्ना साल भर तैयार होता है। रबी में जो यहाँ गेहूँ दिया गया है, तो कई बार एग्जाम पूछा गया है गेहूँ कौन सा फसल है, तो हम लोग रबी इसमें करेक्ट आंसर मारेंगे। आप लोग इसे तुरंत ही नोट डाउन करेंगे। क्या गेहूँ कैसा फसल है? तो गेहूँ एक रबी फसल है। इस फसल को अक्टूबर नवंबर के मध्य में लगाया जाता है और अक्टूबर में काट लिया जाता है। गेहूँ जो तिलहन इस फसल की खास उपज है। और गर्मा की बात करें तो इस फसल की गर्मी के मौसम के उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहाँ सिंचाई की समुचित व्यवस्था है या फिर निम्न भूमि में जहाँ स्थानीय जल स्रोतों से मिट्टी गीली रहती है। और इस फसल में गर्मा धान का ग्रीष्मकालीन सब्जियां भी लगाई जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का खाद्यान्न फसल के बारे में बात किया गया है। तो धान बिहार का सबसे खाद्यान्न फसल का महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भदई, अगहनी तथा गर्मा अर्थात तीनों फसलें लगाई जाती है। उत्तर तथा पूर्वी भागों में भदई धान की खेती की जाती है, जबकि अगहनी धान की खेती पूरे राज्य में की जाती है। तो जो नियम है उसको हम बता दें, क्या थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इस वीडियो हम मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है तो आप लोगों को पता ही है कि हम उस तरीके से पढ़ाते हैं जो सवाल आने की संभावना है और जो सवाल पूछा जा चुका है उसी सवाल पर हम डिस्कस करते हैं, अन्यथा अदरवाइज कोई भी सवाल पर हम डिस्कशन ना करते हैं। उसके बाद हम लोगों का है धान का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण। तो कई बार पूछा गया है धान का सबसे अधिक उत्पादन इनमें से किस राज्य में होता है? तो किन सा जिला में होता है? तो पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा औरंगाबाद में होता है। उन 3 जिलों में बिहार का 18% से अधिक धान का उत्पादन होता है। पहले स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, तो ये क्रम वाइज आप लोग नोट डाउन करेंगे कि आप पहले स्थान पर पश्चिम चंपारण, दूसरे पर रोहतास औरंगाबाद और तृतीय पर औरंगाबाद है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में देखा जाए तो रोहतास सबसे अव्वल है। उसके बाद गेहूँ
गेहूं जो खाद्यान्न फसल के दान के बाद गेहूं का दूसरा महत्वपूर्ण फसल है। यह रबी फसल का मुख्य उत्पादन है। नेक्स्ट है हम लोगों का मक्का के बारे में। यह सब माइनर की जानकारी है, कॉमन सेंस कि कैसे कैसे क्या होता है, कहाँ कितना उत्पादन होता है, 2007-8 में कहाँ कितना उत्पादन हुआ, ये सब तो अभी तक नहीं पूछा और ना ही पूछने की चांस है। सिर्फ इसमें से जो मुख्य है हम उसी को पढ़ाएंगे, अन्यथा अदरवाइज पर हम डिस्कशन ना करेंगे, क्योंकि अगर पूरी ज्योग्राफी पढ़ी जाए तो पूरी ज्योग्राफी में बहुत अत्यधिक क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे अदर सब्जेक्ट हम लोगों को तैयारी करने में परेशानी होगी। इसलिए जो सवाल पूछा गया और पूछने की चांस है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का बिहार का यह तीसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह भदई, अगहनी, रबी एवं गर्मा चारों फसलों में पैदा होता है और सबसे अधिक उत्पादन खगड़िया जिला में होता है, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः समस्तीपुर और बेगूसराय है। मोटे अनाज की बात की जाए तो मोटे अनाजों में महुआ, मिलेट, ज्वार, बाजरा को सम्मिलित किया जाता है। मधुबनी जिला मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, दूसरे स्थान पर किशनगंज है। उसके बाद तेलहन नाम से ही स्पष्ट होता है कि तेलहन यानी कि ऑयल सीड्स। तो ऑयल में क्या क्या आएगा, राई आएगा, सरसों आएगा, तीसी आएगा, सूरजमुखी, कुसुम, रेड़ी, तिल, मूंगफली, मुख्य रूप से तेलहन फसलें, किंतु तेल निकालने के लिए मुख्य रूप से सरसों, राई, तीसी एवं सूरजमुखी का उपयोग होता है। उसके यहाँ दिया गया है तेलहन की दो फसलें हैं, एक है रबी जिसमें राई, सरसों, तीसी, सूरजमुखी, कुसुम और रेड़ी तथा दूसरी खरीफ है। तिलहन की एक रबी है तो दूसरी खरीफ है जिसमें तेल की, सूरजमुखी, मूंगफली की खेती की जाती है। और नेक्स्ट हम लोगों का है पल्स यानी कि दाल के बारे में बताया गया है। दाल की क्या स्थिति है भारत में, तो बिहार में दलहन फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है, जबकि अरहर और मूंग खरीफ दलहन की फसलें दलहन की फसलें हैं। दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान सबसे आगे है, जबकि औरंगाबाद और कैमूर जिले क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो दलहन उत्पादन में फर्स्ट हमारा पटना जिला है और औरंगाबाद और कैमूर दूसरा और तीसरा जिला है। नेक्स्ट हम व्यावसायिक फसल यानी कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जो व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। पहला है हम लोग का शुगर केन जो गन्ना है। हमारे राज्य में गन्ना की खेती के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान है, फिर भी यहाँ गन्ना प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। यहाँ की उत्तरी पश्चिमी भाग में इसकी प्रमुख खेती की जाती है। गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण पहले स्थान पर है। गन्ने के उत्पादन में कौन सा राज्य पहला स्थान है, तो पश्चिमी चंपारण मेरा पहला स्थान पर है। गन्ने के उत्पादन कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण स्थान है। उसके जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः गोपालगंज और पूर्वी चंपारण का जिला है। जूट यानी कि जिसे आम भाषा हम लोग सन के नाम से जानते हैं। जूट का उत्पादन बिहार के पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों में होता है, क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र में होता है, जो कि जूट उत्पादन के उपयुक्त है। संपूर्ण देश का 8% जूट उत्पादन बिहार में होता है और पश्चिम बंगाल के असम के बाद बिहार का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट हम लोग तंबाकू उत्पादन बिहार का भारत में छठा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का भारत में बात की जाए तो छठा स्थान है और इसकी खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। कई बार पूछा गया है तंबाकू के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र उपयुक्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा का दियारा क्षेत्र। और नेक्स्ट है 140 हेक्टेयर हजार क्षेत्र में 16,140 मीट्रिक टन तंबाकू उत्पादन होता है। उसके बाद इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट वैसा सवाल नहीं है जो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। जो भी होगा तो हम आप लोग को बता देते हैं। सब्जी, फल और मसाले। सब्जी, फल, मसाले में बात किया जाए तो बिहार में सब्जियां के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोड़, लौकी, पालक, फूल गोभी, पटल, पत्ता गोभी आदि की खेती की जाती है। इनमें आलू सबसे प्रमुख सब्जी ही नहीं वाली एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ भी है। नेक्स्ट है हम लोगों का प्याज की खेती भी मुख्य रूप से पटना, नालंदा जिले में की जाती है। नवादा, गया और जहानाबाद में भी प्याज की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। नेक्स्ट है हम लोग मिर्च के बारे में यानी चिली के बारे में। मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारों पर वृहद पैमाने पर की जाती है, जबकि बिहार के अन्य मसाले हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ और लहसुन की भी खेती की जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का है कृषि की समस्या है। तो यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव 5 नंबर में पूछा गया है तो कृषि की क्या क्या समस्या है तो पूछा जाता है। बिहार में कृषि की
समस्या का वर्णन करिए। हमारा दिक उत्तरीय 5 नंबर से पूछा जाएगा, तो आप लोगों से यहाँ बताएंगे, इससे बन जाए तो ठीक है। अगर आप लोग से नहीं बने तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लें, जिससे आप लोगों को हमारा यह यानी कि नोट्स जो है PDF के रूप में वहाँ उपलब्ध है, और वहाँ से आप लोग अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। तो कृषि की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर से कई बार पूछा गया, तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार की 90% आबादी देहात में रहती है, सही बात है। 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। इसके बावजूद यहाँ की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्य की अपेक्षा कम है। यह राज्य कृषि संबंधी अनेक समस्या से जूझ रहा है, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मिट्टी कटाव, गुणवत्ता का ह्रास। मिट्टी कटाव से क्या होता है? गुणवत्ता का ह्रास होता है, जिसका फर्स्ट कारण है। और भारी वर्षा, बाढ़ के कारण मिट्टी कटाव। मिट्टी कटाव किस कारण से? भारी वर्षा से होगा या बाढ़ के कारण होगा। साथ ही वर्षा में लगातार रासायनिक खाद के उपयोग से मिट्टी का ह्रास हो रहा है। और सेकंड बात करें, घटिया बीजों का उपयोग किया जाता है। तो बिहार में जो कृषि की समस्या है उनमें दूसरा हमारा है घटिया बीज का उत्पादन। घटिया बीज का उपयोग करते हैं। उच्च कोटि के बीज का उपयोग नहीं होने के कारण प्रति हेक्टेयर उपज अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। और खेतों का छोटा आकार, हमारे राज्य में खेतों का आकार छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से खेती संभव नहीं हो पाती है, जो कि कृषि की भी एक समस्या है। और किसान में रूढ़िवादिता, यहाँ के किसान परिश्रम पर कम भाग और रूढ़िवादिता पर अधिक भरोसा करते हैं। और सिंचाई की भी समस्या है। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नीति, फिर भी सिंचाई समुचित व्यवस्था नहीं। यहाँ की सकल की गई भूमि के मात्र 46% सिंचाई हो जाती है, और शेष भाग सिंचाई से वंचित रह जाता है। और छठा हम लोगों का बाढ़ है। यहाँ की अधिकतर नदियाँ विनाशकारी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में भारी मात्रा सिल्ट जमा करती है। तली के सिल्ट जमा के कारण नदियाँ अपना मार्ग बदलती है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आता है। योजना आयोग के अनुसार बिहार में 64 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त है। और बाढ़ग्रसित क्षेत्र में नदियों द्वारा बदलने नदी के भूमि पर अधिपति से लेकर बाहुबलियों और नक्सलियों का आतंक दियारा प्रदेश एक बड़ी समस्या बन गई है। इस वर्ष 2006 अक्टूबर में खगड़िया जिला में इस प्रकार का भूमि विवाद के कारण भयंकर नरसंहार हुआ। तो आप लोग इतना नहीं लिखेंगे, बस यहीं से लिखेंगे और यहाँ से एंड करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का अच्छी तरीके से बन जाएगा, जिसमें फर्स्ट हम लोग का मिट्टी कटाव और गुणवत्ता ह्रास, घटिया बीज का उपयोग, थर्ड है खेतों का छोटा आकार, और चौथा था किसानों की रूढ़िवादिता और सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ के बारे में लिखेंगे तो आराम से नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ दिया है, क्या आप जानते हैं बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर, जिनमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र में 60.36% ही केवल बुआई क्षेत्र में आता है, और 40% से अधिक कृषि के लिए अनुपयोगी रह जाता है। बिहार में 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल जमावग्रस्त है, और 8.35 लाख हेक्टेयर पर भूमि स्तर बिहार में है, और शीर्ष 1.06 लाख हेक्टेयर मोकामा टाल में। बिहार देश की तीसरी बड़ी सब्जी उत्पादक राज्य है। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची उत्पादक राज्य है। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची उत्पादक वाला राज्य है। नेक्स्ट है हम लोगों का कृषि कैलेंडर। उसके बाद है जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। बिहार में जल का विशाल भंडार है, जो हमें 2 प्रधान स्रोतों से प्राप्त होता है, धरातलीय जल और भूमिगत जल। धरातलीय जल जो धरती के ऊपर है, इसमें नदियाँ, जलाशय आएगा, और भूमिगत जल जो भूमि के अंदर है, कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप और आदि निम्न सम्मिलित है। जो कि हैंडपंप कहाँ रहता है? नीचे से पानी लाता है। नेक्स्ट है हम लोगों का नहर। बिहार में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन है, और यहाँ की कुल सिंचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। और नहरों, आज़ादी के पूर्व नहरों की बात की जाए, तो सोन नहर यह सोन सिंचाई परियोजना की एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना। तो कई बार पूछा गया है बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन सा? हमारा आंसर हो जाएगा सोन नहर। और इसे 1874 में टिहरी पर निर्मित किया गया था। इसे 2 नहरें निकाली गई, पूर्वी पश्चिमी सोन नहरें, और इन नहरों द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्र की 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है। उसके बाद सारण नहर, जो गोपालगंज प्रखंड के 1880 में इस नहर का निर्माण हुआ था,
उसके बाद है मेरा ढाका नहर, ढाका अनुमंडल, ललबकिया नदी के एक छोटा सा, ये सब आप लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे। जो ऊपर एक था सोन, उसके बारे में आप लोग याद कर लेंगे, और त्रिवेणी शहर 1930 भी एक बार से पढ़ लेंगे, इससे भी अभी तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। उसके बाद आज़ादी के बाद की नहरों में बात की जाए तो कोसी नहर की बात की जाती है। कोसी नहर, कोसी नदी भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बनाकर दो नहरें निकाली गई। पूर्वी कोसी किनारे पर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर। तो यहाँ हम लोग कोसी नहर की बात करें तो कोसी नदी भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर दो नहरें निकाली, जो पूर्वी किनारों पर पूर्वी कोसी कहेंगे और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी कहेंगे। पूर्वी कोसी की कुल लंबाई 44 किलोमीटर और इस मुख्य नहर की 4 प्रमुख शाखाएं मुरलीगंज नहर, जानकी शहर, पूर्णिया शहर और अररिया शहर, जो कि कोसी नहर की विशेषता। और गंडक नहर हम लोगों का नेक्स्ट है। गंडक नहर, नदी त्रिवेणी नामक स्थान 85 किलोमीटर दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बना गया है। नेक्स्ट हम लोग नलकूप, सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन नलकूप है। और नेक्स्ट है कुआं। बिहार राज्य में कुएं का उपयोग प्राचीन काल से होता रहा है, किंतु अब प्रचलन बहुत कम हो गया है। अब इसके स्थान पर पंप सेटों का प्रयोग होने लगा और कुछ सिंचाई पर। यह सब माइनर बात है जो आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो तालाब द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्य में उपयोग करना हमारे यहाँ पुरानी पद्धति है। जिससे गांव अथवा नगर में नदी नहीं होती है तो वहाँ पूजा पाठ के अन्य धार्मिक संस्कार एवं तालाबों में भी के किनारे होता है। बिहार का पावन पर्व छठ का अर्पण भी तालाब के किनारे होता है। तो यहाँ से क्या आप जानते हैं, तो यहाँ से जो दिया गया है, यहाँ इस बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, यानी कि 2021 के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से पूछा गया था। कौन सा सवाल पूछा गया था तो इसके बारे में हम लोग भी बात करते हैं। तो बिहार छठ मुख्य रूप से बिहार एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है। यह बहुत ही पावन पर्व है और अब भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। और यह वर्ष में 2 बार संपन्न होता है, एक शारदीय और दूसरा चैती। तो वर्ष में 2 बार होता है, पहला शारदीय और दूसरा चैती, जो क्रमशः कार्तिक षष्ठी और चैत षष्ठी में आयोजित होता है। और इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तो इस बार पूछा गया था तो बिहार का आंचलिक पर्व कौन सा है, तो उसमें छठ भी दिया था, दुर्गा पूजा, यानी कि हर एक पर्व दिया था, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर जो होता वह छठ होता। तालाब द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिले का स्थान प्रथम है। तो तालाब द्वारा सिंचाई में कौन सा जिला का स्थान प्रथम है, तो मधुबनी। तो अन्य साधन की बात करें तो पानी पटवन के लिए अन्य साधन में पानी का प्रयोग ऐसे क्षेत्र में जहाँ पानी की कमी रोहतास, जहानाबाद, नवादा और पटना जिले में होता है। नदी घाटी परियोजना में जो है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी और कोसी नदी, तीनों परियोजना लिख देगा और 5 नंबर पूछ देगा कि यह तीनों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करें। तो आप लोग अगर बनता है तो आप लोग बना लेंगे, अन्यथा हमारा PDF के रूप में आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसे बना सकते हैं, ये तीनों को आप लोग अच्छी प्रकार से। और नेक्स्ट है हम लोगों का सोन नदी घाट। और अन्य परियोजना में बात करें तो अन्य परियोजना में हमारा आ जाएगा दुर्गावती परियोजना, चंदन बहुआ परियोजना, बागमती परियोजना और बरनाल परियोजना। सबसे मेन जो है सोन नदी घाटी परियोजना, जिसके बारे में पूछा गया है, तो इसका डिस्कस हम थोड़ा सा कर लेते हैं। सोन नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे पुरानी और सबसे पहली नदी घाटी परियोजना, और इसका विकास अंग्रेज सरकार 1874 में सिंचाई के लिए किया था। और इसे टेहरी के पास से पूरब एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई। इसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर है। इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में काफ़ी बढ़ गया है और चावल की खेती अधिक होने लगी है। इसलिए इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को। नेक्स्ट है गंडक नदी घाटी परियोजना। उत्तर प्रदेश और बिहार का एक प्रमुख संयुक्त परियोजना है, जो कि भारत और नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू किया गया है। तो इसे शॉर्ट वे में आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट हम लोग को कोसी नदी परियोजना। कोसी नदी परियोजना की कल्पना 1896 ईस्वी में
किया गया, किंतु वास्तविक रूप से 1955 ईस्वी में कार्य हुआ। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार तथा बिहार राज्य के सामूहिक प्रयास का फल है। तो आप लोग, हम यहाँ तेज़ी से खींच रहे हैं, जो कि यहाँ 5 नंबर का सवाल दीर्घ पूछा गया है, जो पूछने का चांस भी है। तो आप लोग सिंपल सा है, इसमें आप लोग पढ़ के नोट्स तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई समझाने की चीज़ नहीं है। तो आप लोग से अगर नोट्स नहीं बने तो हम पहले बता चुके, मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इससे आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दुर्गावती जलाशय परियोजना के बारे में भी यहाँ थोड़ी सी जानकारी दी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कैमूर एवं रोहतास जिले सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचित करने का बाढ़ नियंत्रण है। तो यहाँ से ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और ना ही सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जहाँ पूछने की चांसेस पहले ही बता दिए हैं। और नेक्स्ट है हम लोगों का ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, उसके बाद बागमती परियोजना, उसके बाद बरनार जलाशय परियोजना। वन संसाधन पर डायरेक्ट हम लोग अब बात करेंगे। बिहार में विभाजन के बाद अधिकतर वन आच्छादित क्षेत्र झारखंड में चला गया। वर्तमान में 76.87% भौगोलिक क्षेत्र पर ही वन का विस्तार है। प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत वहाँ 0.05 प्रति हेक्टेयर है, और जो कि राष्ट्रीय औसत में 0.53 हेक्टेयर से बहुत कम है। बिहार के वनों को 2 वर्गों में रखा जाता है। तो बिहार के वन को कितने वर्गों में रखा है? 2। तो पहला आर्द्र पतझड़ वन एवं दूसरा शुष्क पतझड़ वन। बिहार में कुल 6,374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है। वहाँ 76 वर्ग किलोमीटर अधिसघन वन है। अधिसूचित क्षेत्र के लगभग 50% भाग वीरान तथा अथवा विलुप्त है। तो पहला हम लोग आर्द्र पतझड़ वन है। इस प्रकार के वन दक्षिण पहाड़ी के क्षेत्र में सुदूर पश्चिम भाग में पाया जाता है। सोमेश्वर दून किलोमीटर में 917 वर्ग किलोमीटर तक इस वन का विस्तार है। इसे प्रकार वनों के प्रमुख रूप से साल और शीशम वृक्षों की प्रधानता होती है। तो कौन सी में होती है? साल और शीशम जैसे वृक्षों की प्रधानता किस वन में होती है? तो आर्द्र एवं पतझड़ वन में होती है। तो नेक्स्ट है हम लोगों का शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को 125 सेंटीमीटर वर्षा रेखा विभाजित करता है। तो आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर विभाजित करता है? तो 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है शुष्क पतझड़ यानी ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भागों में इस प्रकार का वन पाया जाता है। और यहाँ की प्रमुख वृक्ष में बहेरा, पलाश, महुआ और अमलतास, शीशम, नीम, हर्रे आदि हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 6.87% भागी वन आच्छादित है, जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% वनों में आच्छादित होना चाहिए। अतः वनों की कटाई पर रोक, उद्यानों विकास, विलुप्त वन क्षेत्र के पुनर्वासित करने के साथ साथ कृषि वानिकी पर बल प्रदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट है यहाँ संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। तो कई बार पूछा गया है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हम लोग का पटना में होगा, जो 980 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। यह बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार का इकलौता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। कांवड़ झील प्रवासी पक्षियों का प्रमुख पड़ाव है। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा था। तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो कांवड़ झील को। और किसने कहा? डॉक्टर सलीम अली ने। कांवड़ झील में 300 प्रजातियों के पक्षियों का अध्ययन के एक साथ ही संभव है। नेक्स्ट है हम लोगों का 14 अभयारण्य एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके अंतर्गत कुल 2064.41 हेक्टेयर भूमि है। इसमें पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, बेगूसराय जिले के अंतर्गत मंझौल अनुमंडल में 2500 एकड़ पर फैला कांवड़ झील, दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान। तो पूछा गया दरभंगा जिला में कौन सा स्थान है? कुशेश्वर। और स्थान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कुशेश्वर स्थान पर पहले बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को बसाया जाता था, लेकिन जन जागरण के कारण अब यहाँ किसी भी प्रकार का शिकार करना पूर्णतः वर्जित हो गया है। नेक्स्ट हम लोग अब ऑब्जेक्टिव की बात। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अच्छी प्रकार से आप लोगों को बताया जाए। जहाँ ऑब्जेक्टिव पूछने के चांस था आप लोग को बता दिए, और सब्जेक्टिव जहाँ बताए 2-3 जो सब्जेक्टिव था, तो आप लोग इसे खुद तैयार करेंगे। और नेक्स्ट अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका बात करेंगे इस चैप्टर का। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो 60% खेती की जाती है। तो राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि के कार्य में लगी है? तो 80% जनसंख्या जो हमारा राज्य है, राज्य में कृषि में लगा हुआ है 80% जनसंख्या। और इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मुजफ्फरपुर। उसके बाद है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या स्थिर हो रहा है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गिरावट हो रहा है, क्योंकि ये जो हर एक लेसन का अंतिम ऑब्जेक्टिव है उसको आप लोग को निश्चित रूप से ही याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे तो ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। आप लोग को अच्छी प्रकार से ये बुक के अंत वाले में याद रहना चाहिए। तो जो न्यू है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे वीडियो आप लोगों के पास डालने पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आए, जिससे आप लोग हमारा वीडियो को अच्छी प्रकार से देख सके। और हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें फुल तैयारी और हर एक सब्जेक्ट की कराई जाएगी, सिर्फ उर्दू को छोड़कर। और संस्कृत इसमें पढ़ाया जाएगा, सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाया जाएगा, अन्यथा सभी का फुल तैयारी कराया जाएगा। नोट्स पीडीएफ के रूप में अवेलेबल कराया जाएगा टेलीग्राम पर। तो आप लोग इस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो आप लोग को तुरंत बताए तो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो गंगा का दिया। नेक्स्ट है हम लोगों को कोसी नदी घाटी परियोजना कब स्टार्टिंग हुआ, तो आप लोगों को तुरंत बताया कोसी नदी घाटी परियोजना हमारा जो है 1954 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है हम लोगों का गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ, तो तुरंत हम लोग देखे हैं वाल्मीकि नगर में हुआ है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है, तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहतास। नेक्स्ट है हम लोगों का बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो 6374 किलोमीटर पर अधिसूचित क्षेत्र का वन का विस्तार है। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तुरंत ही अभी हम 2 मिनट पहले देखे हैं। तो कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दरभंगा में। नेक्स्ट है कांवड़ झील स्थित है, तो कहाँ है कांवड़ झील स्थित, तो बेगूसराय। कई बार पूछा गया है बोर्ड में कि कांवड़ झील स्थित है, तो हमारा आंसर होगा बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा पटना। और बिहार, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्टिव में दो नंबर प्रश्न दिया गया है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, इसमें मेन प्रश्न करेंगे हम लोग। तो अभी आप लोगों को मेन प्रश्न बताते हैं। बिहार में धान की फसल के उपयोग दर्शाओ करना के एक सवाल इसको बनाएंगे 2 नंबर में। और नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य को लिखें। बिहार कृषि बिहार में अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, इसको लिखें। और बस 3 ही क्वेश्चन बनाना है आप लोग से, बने तो बने, नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और वहाँ से बना लें। आप लोग को यही 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा तो आएगा यही 3 क्वेश्चन, अन्यथा कोई भी क्वेश्चन आने का संभावना नहीं है। और इधर भी लघु है, तो बिहार वनों का अभाव का 4 कारण को लिखिए। एक सवाल यहाँ बनाना है और इसमें 4 सवाल ही बनाना है आप लोगों को। तो इसमें कितना सवाल था, 4, और ऊपर था मेरा 3 3 6 4 10 सवाल थे। 10 सवाल में आप लोगों को हम कौन कौन सा सवाल बनाने बोले, तो बिहार में धान की फसल के बारे में बताने बोले, कृषि अर्थव्यवस्था नदी घाटी परियोजना 3 हुआ, और नेक्स्ट बोले आप लोगों को हम बिहार में वनों की 4 कारणों को लिखे। तो 10 में से आप लोगों को मात्र ही 4, और 5वां की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य की संख्या बताए, 2 अभयारण्य की चर्चा करें। एक सवाल इसको बनाएंगे, 2019 में शायद पूछा गया है। तो हो गया हम लोगों को 10 में से आप लोगों को 5 ही बनाए। इस चैनल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कम ही सवाल में आप लोगों को अच्छी नंबर से पास करा देगा। बस जितना बताया जाए उतना ही आप लोग करें, अन्यथा अदर चैनल ही बहुत है जहाँ पर बताएगा इतना पढ़ ले आप पास हो जाएंगे, उतना पढ़ ले पास हो जाएंगे, लेकिन नहीं, इस चैनल पर ऐसी कोई भी बात नहीं है क्या इतना पढ़े पास हो उतना पढ़े पास आए। तो आपको आपके पास फुल टाइम है, तो आप लोग फुल सिलेबस को पढ़े, ताकि कहीं से भी पूछे तो आप लोग पकड़ के उसे तोड़ दें और अच्छी प्रकार से बना लें। तो इसमें जो हमारा 4 क्वेश्चन दिग में दिया है, तो 4 में 4 नहीं बनाना है। बिहार में कृषि समस्या विस्तार से चर्चा कीजिए, इसको एक बनाएंगे। और एक इसको बनाएंगे। और बिहार में वन्य जीव संरक्षण विस्तार करें, इस सवाल को नहीं बनाएंगे, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण विस्तार तो आप लोग अपने पर आ गया तो लिख सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण के वृक्ष लगाना चाहिए, वृक्ष नहीं काटना चाहिए, तो एक निबंध लेख के तरह आएगा जो कि आप लोग खुद बना सकते हैं। तो आप लोगों को इसमें से आप लोगों को 2 ही सवाल बनाना है। बिहार में कृषि समस्या का विस्तार से चर्चा की, एक ये सवाल बनाना है। और बिहार में मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम बताया, और सोन अथवा कोसी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। तो आप लोगों को यही दोनों बनाना है। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
और अगले वीडियो तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।